जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद। हम आपके लिए आज इकोनॉमिक्स की दूसरी श्रृंखला लाए हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा जिसमें आंकड़ों का संकलन, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण के बारे में हम देखेंगे। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में हम देखेंगे। ये हमारा दूसरा अध्याय होगा जिसमें हमें देखना है किस तरह से यह जब डेटा जो होती है उसके बारे में, जिसमें हमें देखना है कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होती है। जब अगर किसी चीज़ को हम प्रेजेंटेशन के लिए जब तैयार करते हैं डेटा का, तो उससे पहले हमें यह कहाँ से प्राप्त करें, फ्रॉम वेयर, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर किससे प्राप्त करें, यानी फ्रॉम हूम, जो उससे रिलेटिव है उससे करेंगे, जो रिलेटेड है उससे करेंगे। सोर्सेज क्या होनी चाहिए, तो इसमें सोर्सेज के अगर टॉपिक के बारे में देखते हैं हमारा, जिसमें कहता है कलेक्शन ऑफ ओरिजिन एंड, इसमें उद्गम कहाँ से होते हैं जो डेटा है उसके बारे में। फिर उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बारे में, पहले से एकत्रित है यानी ऑलरेडी कलेक्टेड उसके बारे में। प्राइमरी सेकेंडरी उनको देखते हैं। फिर प्राइमरी बारे में क्या होता है, व्यक्तिक साक्षरता क्या होती है यानी पर्सनल इंटरव्यू क्या होते हैं। उसके बाद डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन बाय द मेल के माध्यम से। टेलीफोनिक साक्षरता के माध्यम से, टेलीफोनिक इंटरव्यू के माध्यम से। उसी के बाद द्वितीयक में अगर कर सकते हैं प्रकाशित आंकड़े यानी पब्लिश डेटा के माध्यम से। अप्रकाशित आंकड़े यानी अनपब्लिश डेटा के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर बात करते हैं किससे प्राप्त करें, तो समष्टि वाले में मैक्रो यानी जनगणना और एक पूर्ण जनगणना, जैसे पॉपुलेशन, जो जितनी पॉपुलेशन होती है उसके बारे में, पूर्ण पॉपुलेशन जो होती है उससे। फिर उसी तरह से पॉपुलेशन इसके दो पार्ट में देखते हैं, जैसे समग्र यानी सभी इकाई यानी ऑल यूनिट सेंसस के, इसमें प्रतिदर्श यानी कुछ इकाई यानी सैंपल फ्यू यूनिट्स के। अब यह हाउ कैसे, तो दोनों से कैसे इसको करेंगे, तो सर्वेक्षण के द्वारा सर्वे करके इसको हम कर सकते हैं, जैसे एक जनगणना विधि द्वारा, सेंसस मेथड द्वारा, या प्रतिदर्श उसके बाद सैंपलिंग मेथड द्वारा कर सकते हैं। इसके दो विधि हो सकते हैं, एक प्रचलन, एक प्रति चयन विधि यानी रैंडम, और दूसरा नॉन रैंडम के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए क्या बताता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए तो क्या कहता है इसमें, कहता है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़े ऐसे संख्यात्मक तथ्य हैं, आंकड़े ऐसे संख्यात्मक तथ्य हैं जो सूचनाएं प्रदान करने, समस्याओं को समझने व निष्कर्षण पर पहुंचने में मदद करते हैं। सर्वेक्षण एवं आंकड़े एकत्र करने का तरीका, अब तरीका के बारे में देखते हैं। यह क्या होता है कि जब ये ऐसे होते हैं, जब हम किसी चीज़ को मान के चलिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ भी कलेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है कि वह डेटा किससे संबंधित है, क्या है रिलेशन उसका क्या है। उसके बाद जाकर के हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। चलिए उसी चीज़ को कहता है कि डेटा इज अ टूल विच हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी, जैसे कि आप मान के चलिए कि कुछ घटना हो गई, तो घटना के लिए हमें उसके डेटा की ज़रूरत होती है। उसके डेटा को हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटिव जो भी समस्याएं होगी उनको डील करने का प्रयत्न करेंगे, सारे उसी के माध्यम से हम करते हैं। फिर देखिए क्या कहता है, द डेटा आर द कंपैरेटिव्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड इनफॉर्मल इंफॉर्मेशंस। The data are the tools which helps in reaching a sound यानी conclusions by providing information. Therefore, for statistical investigations, collection of a data is the first and foremost. जिसमें कहा कि अगर बात करते हैं तो कहता है आंकड़े ऐसे संख्यात्मक तथ्य हैं जो सूचनाएं प्रदान करने, समझा, उसके बाद समस्याओं को समझने व निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करती है। किसी भी तरह का जो निष्कर्ष होता है उसमें हमारी मदद करते हैं। इसमें भी बात करते हैं सर्वेक्षण एक आंकड़े एकत्र करने का तरीका क्या क्या होता है। जैसे जो आंकड़े का स्रोत होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि यह प्राइमरी डेटा में या दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होते हैं कि प्राइमरी में अगर कह सकते हैं कि द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस इज नाउ एज अ प्राइमरी डेटा, इट इज द फर्स्ट हैंड डेटा, यानी जिसमें कहा कि जो प्राथमिक डेटा होते हैं उसके अगर ये आंकड़े जो अनुसंधान की प्रक्रिया से प्रथम बार
आरंभ से अंतिम तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े मौलिक होते हैं यानी फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर दूसरा इसी चीज में कहता है कुछ मेथड्स होते हैं। इसके मेथड्स क्या होते हैं, जैसे अगर बात करते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, इसमें पर्सनल इंटरव्यूज, उसके बाद मेलिंग्स, क्वेश्चनरी जो हम बात करते हैं, यानी अगर हम बात करते हैं जिसमें पर्सनल इंटरव्यू मतलब वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से, डाक द्वारा प्रश्नावली यानी किसी को मेल भेज करके हम इसके बारे में एकत्र करते हैं। उसके बाद टेलीफोनिक साक्षरता, हम इसके माध्यम से इसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं उदाहरण के लिए प्रत्येक इस वर्षों के बाद की जाने वाली जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकार के लिए एक प्राथमिक आंकड़ा है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं प्राइमरी में जो हर 10 साल पे सेंसस होती है, एवरी 10 ईयर, यानी प्रत्येक 10 साल पे जो सेंसस होती है, ये सेंसस क्या होती है, जो जनगणना होती है। एक दिन का तो डाटा होता नहीं है, इसमें तकरीबन जैसे पिछला 2011 में हुआ है, अभी तक वर्तमान का डेटा नहीं आया है, कारण था कोविड के माध्यम से यह नहीं आया, कोविड-19 के माध्यम से। तो यह जो 2011 के डेटा था, इस डेटा को लिए तकरीबन 10 सालों का समय, जो 10 साल का समय होता है, इस 10 साल में जितने भी हम सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, उस सूचनाओं का प्रकाशन हम इस 10 साल के बाद करते हैं। तो वही डेटा कलेक्शन हुआ। डेटा बनाने में गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, घर-घर जा करके लोग इकट्ठा करते हैं डेटा को प्रकाशित करने में अगर कुछ चूक होती है तो आप देखते हैं कि किसी का घर कुछ लोग छूट गए, किसी का कुछ छूट गया, उनका लेखा जोखा छूट गया, तो इसी के माध्यम से उसको जो है रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है। तो यही प्राइमरी में कहा द डेटा originally collected in the process of an investigation is known as the primary data. It is the first hand data. ठीक है, मेथड इसमें कहा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा में पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद मेलिंग, क्वेश्चनिंग, टेलीफोनिक इंटरव्यू, इतना हमने देख लिया। ठीक है, इसको हमने देख लिया। अब सेकेंडरी वाले में देखते हैं। सेकेंडरी वाले में अगर बात करते हैं तो आप देखते हैं सेकेंडरी वाले में किस तरह से प्रकाशित आंकड़े पब्लिश्ड डेटा के माध्यम से, अनपब्लिश्ड डेटा मतलब जो पब्लिश्ड नहीं हुआ है उसके माध्यम से हम इसको करते हैं। जैसे कहता है कि इसमें सेकेंडरी डेटा में द डेटा विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पसेस बाय सम अदर एजेंसीज एंड इज ऑब्टेन्ड बाय अ पर्सन फॉर अ न्यू पर्पसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जैसे अभी आपने देखा कि हाल फिलहाल हिडेनबर्ग का एक डेटा आया। हिडेनबर्ग के डेटा के हिसाब से जो अभी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी की जो कैपिटल थी उसमें बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिला शेयर बाजार में अचानक। सपोज दैट ये कैसे हुआ, जैसे मान के चलिए किसी की कैपिटल है 100%, ठीक है, अब वो कहती है कंपनी हिडेनबर्ग कहती है कि यह कंपनी के पास जो दिखा रहे हैं कि मेरे पास जो कैपिटल 100% है, 100% नहीं है, केवल उसके पास 45% है। तो लोगों का ट्रस्ट इस पर से गिरने लगा। सपोर्ट डेट जो लोग इस पर भरोसा करके कि इसके पास 100% है, इसके शेयर को खरीद रहे थे, तो बाद में लोगों ने क्या किया कि जल्दी जल्दी इनके शेयरों को बेचना चालू कर दिया, जिसके कारण से क्या होता है कि मार्केट में एकदम पूरी तरह से उछाल आ गई, पूरा गिरने लगा शेयर जब गिरने लगा तो बाद में उसके रिपोर्ट के वजह से यह 60 आप देखते हैं कि 55% सपोर्ट डेट मान के चलो शेयर गिर गया, लुढ़क गया। तो भाई इनकी बिलियन में जो मान के चलिए इनकी जितने भी थी वो तो डैमेज हो गई। अब यह आपको झूठा करार दे दिया, तो आज भी शेयर बाजार जो है उछल ही कूद हो रहा है, अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुई है। तो ये एक तरीका है समझने का। तो यह हिडेनबर्ग एक दिन में तो नहीं किया होगा, तकरीबन अगर मान के चलिए 150 पेजों का कोई किसी चीज के बारे में रिपोर्ट तैयार करता है तो काफी इसमें समय लगा होगा, जिसके माध्यम से समय लगा होगा और उसके बाद इसको प्रकाशित किया होगा। कितना सच है कितना झूठ तो ये तो यही लोग जानते होंगे, फिर भी आगे देखते हैं। फिर देखिएगा उसी चीज में आगे कहा क्या
कहता है कि सेकेंडरी डाटा आपने देखा। उसके बाद पब्लिश्ड सोर्सेज क्या कहते हैं, जिसमें कहता है कि सच अ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, रिच पेपर, उसके बाद रिसर्च पेपर्स, बुक्स रिटन बाय स्कॉलर्स, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस और वेबसाइट एक्सेट्रा। इनके माध्यम से, जैसे यह डेटा तो एक दिन में कोई भी कलेक्ट नहीं करते होंगे, डेटा में समय लगता है। तो जैसे अभी हमने हिडनबर्ग का नाम लिया, तो हिडनबर्ग भी एक शॉर्ट टर्म कंपनी है जो यह 5-10 लोगों का कंपनी मान के चलो, और वह पूरे भारत या पूरे विश्व में अभी तक 15-16 कंपनियों के ऊपर इसने उस कंपनी को दिवालिया घोषित करवा दिया। क्यों? क्योंकि यह खुद छोटी ऐसी कंपनी है जो खुद लाभ कमाना चाहती है। तो इसमें अभी देखा अडानी ग्रुप का क्या हाल हो गया, आगे देखते हैं, इसी को आगे समझते हैं। फिर हमने देखा, इसके बाद देखा उदाहरण के लिए प्रत्येक द्वितीय आंकड़े में हमने आंकड़े जिसे अनुसंधानकर्ता एवं एकत्रित न करके किसी अन्य अनुसंधानकर्ता एकत्रित करते हैं, और उसके माध्यम से जो कोई इंटरनेशनल कंपनी होती है, इंटरनेशनल फॉर्म होती है, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या आप देखते हैं भारत के लिए नीति आयोग है, यह सब कुछ डाटा को इकट्ठा करके बताती है कि क्या है, कैसे हंगर इंडेक्स वगैरह निकलता है, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह निकलता है। तो ये सब उनके माध्यम से आपको बताने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद कहता है उदाहरण के लिए स्कूल परिणाम विश्लेषण से संबंधित आंकड़े का वेबसाइट से प्राप्त किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा फेल या पास होता है पेपर के समय, तो उसका प्रकाशन आप देखते हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के CBSE वेबसाइट है या कोई स्टेट बोर्ड है, उसके माध्यम से हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो फिर क्या कहता है। फिर इसी में द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने के स्रोत में प्रसार, उसके बाद प्रकाशित स्रोत क्या क्या है जो हम लोग देखते हैं। प्रकाशित स्रोत क्या है, जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं उसके बारे में देखते हैं। अप्रकाशित आंकड़े भी देखते हैं। तो उसके बाद अन्य स्रोत, वेबसाइट आदि पर जाकर के हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ये हमारा इस पोर्शन को हमने देखा कि स्रोत और सोर्सेस के बारे में हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए, उसी चीज को इसमें कहा कि पब्लिश्ड सोर्सेज, अनपब्लिश्ड सोर्सेज, अदर सोर्सेज एंड वेबसाइट वगैरह पर जाकर के उसके आंकड़े के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द सर्वेज, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू, शेड्यूल्स। क्वेश्चनरी ये क्या होते हैं, जिसमें हम देखते हैं क्वेश्चनरी क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें कहता है इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आंसर्ड बाय द रिस्पोंडेंट हिमसेल्फ इन ऑन राइटिंग। ठीक है, जिसमें कहा कि प्रश्नावली यानी साक्षात्कार सूचना प्रश्नावली या अन्वेषण के विषय से संबंधित अन्वेषण द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों की सूची, जिनका उत्तरदायी द्वारा स्वयं उत्तर दिया जाता है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे किसी मान के चलो कोई अभी अडानी ग्रुप ने कोई मान के चलो कि इनके द्वारा, हिडनबर्ग द्वारा इनके ऊपर रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ठीक है, तो यह टॉप 10 से अब सीधा टॉप 20 के आफ्टर चले गए, 20 भी पैसे वाले थे यह। तो उसी तरह से इनमें क्या होता है कि अगर यह चले गए तो अब यह इस पर अडानी ग्रुप उस पर रिपोर्ट देगी, सरकार रिपोर्ट देगी, अपनी डेटा प्रकाशित करेगी, नहीं यह सही है या जो हिडनबर्ग का डेटा है वो गलत है, इस तरह से करके उसके बारे में सफाई पेश करना, उसी चीज को कहते हैं। ठीक है, फिर अनुसूचित क्या होता है, प्रश्नों के उत्तर एक प्रपत्र में प्राप्त किए जाते हैं जो उत्तरदाताओं यानी कहता है जो उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर प्रगणकों द्वारा भरे जाते हैं। जैसे जिसमें कहा कि शेड्यूल्स यानी आंसर टू द क्वेश्चंस आर द ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त करते हैं इन अ फॉर्म विच इज द फिल्ड बाय द enumerators on the basis of the answers given by the respondent। जो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटेंट होता है वह इसके ऊपर फुलफिल करने का काम करता है, जो सफाई दिया उसके ऊपर। गणनाकार यानी प्रगणन, जो गणना करते हैं। अनुसंधान क्षेत्र में आंकड़े एकत्र करने के लिए अन्वेषण द्वारा नियुक्त व्यक्ति, इसमें अन्वेषण द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो नियुक्त किए जाते हैं, जिनको
respondent, the person from who the statistical information is the collected. फिर कहा पायलट सर्वे क्या होता है? It is the try out of the questionnaires with a small groups which is known as a pilot survey of pre-testings of the questionnaire. It helps to know the shortcoming and drawback of the questions, ascending the suitability of questions, clarity of instructions, performance of उसके बाद enumerators and the cost of time then involved in the actual survey. ठीक है, जिसमें पायलट सर्वे में हमने क्या कहा, यानी प्रकाशित सर्वेक्षण होते हैं, इसे सर्वेक्षण हेतु तैयार की गई प्रश्नावली का एक छोटे से समूह पर पूर्व परीक्षण के रूप में जाना जाता है। मतलब जो प्रकाशन हो रही है, पब्लिश हो रही है, उससे पहले यह सर्वेक्षण करके कि यह सही है डेटा कि गलत है, उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है। फिर यह प्रश्नों की कमियों और त्रुटियों को जानने में मदद करती है कि जो प्रश्न उठे हैं उसकी कमी क्या है, त्रुटि गलती क्या हुई है, उसके बारे में जानने में मदद करती है। और प्रश्नों की उपयोगिता, निर्देशों की स्पष्टता और प्रगणकों के प्रदर्शन और वास्तविक सर्वेक्षण में शामिल लागत और समय का आकलन करता है। उनका लागत क्या था उसके ऊपर यह आकलन करता है। ठीक है, फिर प्रकाशित स्रोत क्या क्या होते हैं, जिसमें पायलट सर्वे हमने देखा। अब देखते हैं इसमें प्रकाशित स्रोत की अगर बात करते हैं तो कहता है सरकारी रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की जाती है, पेश की जाती है। दस्तावेज, समाचार पत्र, शोध पत्र, विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन और वेबसाइट आदि, इसके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। फिर प्रकाशित स्रोत, इसमें एक विद्वान का कार्य जो प्रकाशित नहीं है, विद्वान का कार्य जो प्रकाशित नहीं है, एक संस्था की अप्रकाशित रिपोर्ट, जैसे मान के चलो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अब उसके नॉलेज को आंकड़ा में करेंगे, नहीं करेंगे। उसके नॉलेज को तो आंकड़ा में हम नहीं कर सकते कि मान के चलिए इसका 5+ इसका ई हो गया, इसका 99 हो गया, ऐसे तो नहीं कर सकते उसी चीज़ को जो प्रकाशित नहीं है। लेकिन फिर भी उनके रेफरेंस को हम कभी कभी यूज करते हैं इस तरह, जैसे आइंस्टाइन हो गया, ठीक है, या कुछ और हो गया, गांधी हो गए, किसी भी चीज़ को अगर हम मानते हैं तो आंकड़ा में जिसको एक विद्वान थे, अब उनके ज्ञान को हम आंकड़ा में तो नहीं बता सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसी चीज़ में कहा important points to be kept in mind while drafting a questionnaire। कहता है introductions and purposes of the investigations, responsible number of questions should be arranged logical, questions should be small and clear, questions should be relevant to investigations, personal questions should be avoided। फिर avoid questions which required calculations। ठीक है, जिसमें देखा कि अन्वेषण की परिचय तथा अन्वेषक के उद्देश्य का विवरण दिया जाना चाहिए। जो प्रकाशित आपने देखा जिसमें कहा कि इंट्रोडक्शंस एंड द पर्पसेस इन द इन्वेस्टिगेशंस, जो अन्वेषण करने वाला है उसके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको बताना। फिर कहा कि प्रश्नावली बहुत लंबी न हो, मतलब जो भी आप देखते हैं रीजनेबल्स नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन होता है ऐसा नहीं कि 10 पेज में ढड्ढा उठा करके लिया, ऐसा नहीं, कुछ रिलेवेंट होना चाहिए, जैसे 2 4 5 10 ऐसे करके उससे जुड़े हुए जो डेटा है उससे संबंधित होने चाहिए। फिर उसके बाद कहता है कि आगे प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़ती चाहिए। आपने देखा कि क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड लॉजिकली, मतलब मान के चलिए पहले पूछा सपोर्टेड, पहले पूछा कि चलिए जो आपकी प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का नाम वगैरह तो आप जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस अगर समझ में आ गया तो इस पर्पस से कितने लोगों का कल्याण होगा। तो कहा
कि 1 करोड़ लोगों का कल्याण होगा। चलिए 1 करोड़ लोगों का कल्याण होगा तो आप उसमें लागत कितने लगाइएगा, तो लागत कम से कम 50 करोड़ इसमें लगेंगे। अच्छा 50 करोड़ लागत लगाइएगा तो कल्याण हुआ, तो इससे कुछ बेनिफिट भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा बेनिफिट। बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट के तौर पर आप देखिएगा कि यह जो स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल पॉपुलेशन हो जाएगी, यह पॉपुलेशन आने वाले समय में हमारे अर्थव्यवस्था के लिए यह एक लाभदायक होगी, प्रॉफिटेबल होगी। तो इसी चीज के ऊपर ऐसे जाकर के वह उस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि क्वेश्चन शुरू से शुरू किया, लॉजिकल क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, इस चीज को बता रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहा आगे, अकॉर्डिंग टू द पर्पसेस ऑफ द सर्वे पॉपुलेशन। हाँ फिर हमने देखा कहता है प्रश्न दोहरी नकारात्मक वाले नहीं होने चाहिए। अच्छा बताइए, मान के चलिए कि यह योजना से इतने लोगों का स्किल होगा, नहीं भी तो हो सकता है। तो नहीं होने के लिए हम तो काम नहीं कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं कि उनका स्किल डेवलपमेंट हो। तो स्किल डेवलपमेंट हो, अब सरकार या कोई भी फर्म चाहती है कि हम अगर काम शुरू कर रहे हैं तो हमको बेनिफिट हो, कोई ऐसा तो नहीं चाहता कि हमको लॉस हो जाए। उसी चीज को यह नकारात्मक दोहरी यानी बाइलिंगुअल जैसे कहने वाले कि यह ड्यूअल नेचर वाली क्वेश्चन ना हो, मतलब क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट टू द इन्वेस्टर्स, यानी पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, जिसमें आप इसमें पर्सनल क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे। फिर देखिए क्या कहता है, अवॉइड क्वेश्चंस विद द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। आप इसमें भी नहीं कर सकते हैं, प्रश्न के उत्तर के विकल्प को संकेत नहीं मिलना चाहिए, मतलब जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें इसका संकेत नहीं मिलना चाहिए कि इसका उत्तर ही होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जनगणना या पूर्ण गणना क्या होती है। तो जनगणना या पूर्ण गणना की अगर बात करते हैं तो कहता है एडवर्टाइज ऑफ अ सैंपल्स एंड पॉपुलेशन और द यूनिवर्सल। देखिएगा कहता है वह सर्वेक्षण जिसमें किसी विषय से संबंधित सभी मदों यानी समष्टि को शामिल करके जनगणना प्राप्त की जाती है, यह अध्ययन के तहत मदों की समग्रता है। अध्ययन क्या होता है, जिससे हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं, उसी को कहता है। ठीक है, चलिए तो कहा पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्सल इन स्टैटिस्टिक्स, इट मीन्स totally of the items under study to which the results of the study are intended to apply a population process certain characteristics or a set of characteristics according to the purpose of the survey population representing the characteristics of whole population from which information is to be obtained। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ द सैंपल क्या होते हैं, यानी इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज को भी हम देखते हैं, प्रतिदर्श देखते हैं। आगे देखिए फिर इसी चीज को कहता है प्रतिदर्श में सर्वेक्षण के लिए समष्टि में चुनी गई वह इकाइयों जो एक समूह की पूरी जनसंख्या की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। जो समूह में जितने भी जनसंख्या होते हैं, पॉपुलेशन होते हैं, उनके लिए वह प्रतिनिधित्व करती है। उसी तरह से एक प्रतिदृश्य का लाभ क्या होता है, यह समय के बारे में यथोचित सटीक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है, जो समय उससे रिलेटेड है। ठीक है, देखिएगा जिसमें टाइप्स ऑफ द सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग में आप देखते हैं कि सैंपल इज द सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड एज सैंपलिंग यूनिट। अच्छा जी, जिसमें देखिए क्या कहा, जिसमें कहा कि प्रतिचयन के प्रकार यच्छादित प्रतिचयन और अयाच्छादित प्रतिचयन, यच्छादित प्रतिचयन समय जनसंख्या की सभी इकाई को प्रदर्शित इकाई के रूप में चुने जाने का समान संभावना होता है। देखते हैं कहता है सरल यादृच्छिक प्रदर्शित चुनने की दो विधियां, एक लॉटरी विधि होता है, यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं होती हैं। यह देखते हैं इसमें क्या क्या है। और जिसमें कहा लॉटरी विधि क्या होती है,
समय की सभी इकाइयों के नामों संख्याओं की एक एक पर्ची बनाई जाती है और आंखें बंद करके निष्पक्ष तरीके से चुना जाता है। लॉटरी विधि होती है। फिर इन तालिकाओं में आजकल कंप्यूटर एप्लीकेशंस का उपयोग यादृच्छिक चयन करने के लिए भी किया जाता है। आगे यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं या कहता है समग्र के एक बड़े आकार के प्रदर्शित का चयन करने के लिए कुल विद्वानों ने यादृच्छिक संख्या तालिकाएं बनाई हैं और इन तालिकाओं में पंक्तियों और स्तंभी में व्यवस्थित, आगे देखते हैं, व्यवस्थित यादृच्छिक संख्याएं होती हैं जिनके आधार पर प्रदर्शित इकाइयों का चयन किया जाता है। यादृच्छिक संख्याओं की सबसे लोकप्रिय तालिका टिपेट की यादृच्छिक संख्या तालिका है। ठीक है, देखिएगा। चलिए, तो इसमें आगे अगर देखते हैं, इसमें मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, उससे पहले हमने देखा टेबल ऑफ रैंडम्स में, लॉटरी मेथड में देखा सेपरेटेड स्लिप ऑफ ऑल आइटम्स नेम्स numbers in made and selected in an unbiased way. उसके बाद nowadays computer programs are used to selected random samples. ठीक है, then आगे देखा tablets of random numbers, इसमें 2 selected samples from a large size of population. Some scholars have made random numbers tables. फिर these tables contains random numbers arranged in rows and columns. Row and column में the most popular tables or the random numbers is the Tipett's random number table. ठीक है, ये सारे वही है जो एक तरह से जैसे लॉटरी विधि में हमने देखा कि कुछ पर्चियाँ ली जाती है, उसको फेंकी जाती है, आंख बंद के निष्पक्ष उसको चयन कर लिया जाता है इस तरह से। फिर टेबल्स वाले में हमने देखा कि यादृच्छिक वाले में यह क्या है कि यह कुछ विद्वानों द्वारा बनाया गया प्रदर्शित चयन करने के लिए कुल विद्वान में यादृच्छिक संख्या तालिकाएं बनाई गई है, जो कुछ टेबल टाइप का बनाया गया है, उसमें हम इसको देखते हैं। ठीक है, उसी में देखा सर्वेक्षण सर्वे, उसके बाद जनगणना विधि यानी सेंसस मेथड, उसके बाद हमने देखा सैम्पलिंग मेथड और उसी के अंदर देखा सैम्पलिंग मेथड में रैंडम और नॉन रैंडम दोनों के बारे में हमने अध्ययन करा। रैंडम बारे में होता है जिसमें रैंडम में सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल, और इसी में दूसरा रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटफिट सैंपलिंग, उसके बाद डी सिस्टमैटिक सैंपलिंग और ई मल्टी स्टेजेस सैंपलिंग। और नॉन रैंडम वाले में सैंपलिंग में जजमेंट सैंपलिंग, कॉटो सैंपलिंग और कन्वेंशन सैंपलिंग। चलिए, उसके बाद नॉन रैंडम सैंपलिंग में देखा ऑल द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज द सैंपलिंग यूनिट, यानी उनको इक्वल चांस नहीं दिया जा सकता है। देन इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट और कन्वेंसिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, इसमें हम सैंपलिंग हो गया और कन्वेंसिंग सैंपलिंग हो गया, 3 होते हैं जिसमें जजमेंट। Under this method, the choice of the sample it depends executively on the judgments of the investor. ठीक है, जो जजमेंट ऑफ द किसके ऊपर, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, फिर कोटा सैंपलिंग में अंडर दिस मेथड the items of the population are the subdivided into various groups, यानी जो various groups होते हैं उनमें सब डिवाइड छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड देन द कोटा number of items to be selected from each सब ग्रुप्स इज फिक्स्ड। फिर देखिए सी थर्ड में कन्वेंशन सैंपलिंग, यानी अंडर दिस द मेथड्स व्हाइल द सेलेक्टिंग द सैंपल यूनिट द इन्वेस्टिगेटर्स प्रेफर्स हिज कन्वेंशन। ठीक है, तो उसको जब किसी चीज को प्रेफर करता है कन्वेंसिंग विधि के माध्यम से। हम देखते हैं अब सर्वे है उसको क्या होता है। सर्वे अगर किसी चीज का हम करते हैं, जिसको अगर मान के चलिए सर्वे की बात करते हैं, तो इस सर्वेक्षण करना होता है कि जब किसी भी चीज़ के, जैसे मान के चलिए हमको किसी गांव का जानकारी लगाना है कि पॉपुलेशन क्या है, तो उसके लिए पूरे गांवों में लोगों के घर घर जा करके उसका सर्वे करेंगे
और पता चलेगा कि इस घर में इतने बच्चे, इतने बूढ़े, इतने बूढ़ी माता, इतनी बहनें, इतनी ऐसे करके तब उसको जाके हम उसको आगे जाके डेटा को प्रोवाइड करवाते हैं, तब जाके उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सर्वे उसी चीज को कहा, इट इज द वे ऑफ द कलेक्ट डेटा, वही है कलेक्ट डाटा का। इट इज द मेथड्स ऑफ द गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसके बाद स्टैटिकल्स इन्वेस्टिगेटर्स इक्वलिंग इंक्वायरी, इसमें कहता है कि इट मीन्स सर्च ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन कंडक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिकल्स मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, देन सेंसस सर्वे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज द मेथड्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिगेशन, यानी सभी पॉपुलेशन जनसंख्या के जितने मेथड होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। आगे देखिएगा, सैंपल सर्वे में वही होता है, इट इज द मेथड ऑफ अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन द इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, आगे, देयर आर सम एजेंसीज बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स और टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड द tabulate the statistical data. Some of the agencies at the national level are, जो नेशनल लेवल होते हैं, कुछ एजेंसीज हैं, जैसे आप देखिए सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना, फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO बोलते हैं, और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO बोलते हैं, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया RGI बोलते हैं, फिर डायरेक्टरेट जनरल्स ऑफ कमर्शियल लेजिस्लेशन, हाँ, इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको DGCIS बोलते हैं, और फिर 6 में लेबर ब्यूरो एक्सेट्रा, यह सारे जो है डेटा कलेक्ट करके जनगणना से संबंधित या भारत के उत्थान से संबंधित इन सब का डाटा कलेक्शन करने का इनका काम है। ठीक है, हाँ, एक और है, उसके बाद थोड़ा देख लीजिए क्या है इसमें कहता है कि सेंसस ऑफ इंडिया एंड द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस क्या है, कहता है द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द मोस्ट कंप्लीट एंड द कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। यह डेमोग्राफिक जो आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था 10th क्लास में, डेमोग्राफिक जो जनसंख्या के बारे में स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर 14 है ना, उसमें जो किस तरह से फिगर बना करके, चार्ट फिगर बना करके और जनसंख्या को दर्शाने का इस तरह से काम करता है, यह उसी के सामने आप देखे थे कि ईयर लिख देता है, जैसे 2005 लिख दिया, 2006 लिख दिया, हाँ उसी चीज को, हाँ सेम उसी चीज को। चलिए फिर आगे देखिएगा, तो NSO was established by the government of India and the count nations wide survey on the socio-economic issues like employment, literacy, maternity, child care, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा, इसके बारे में। द डेटा कलेक्टेड बाय द NSO सर्वे, हाँ NSSO सर्वे आर रिलेटेड थ्रू रिपोर्ट्स एंड इट्स क्वार्टरली जनरल सर्वेक्षण, यह क्वार्टरली जनरल भी निकालता है। तो यह आपकी इकोनॉमिक्स की यह कक्षा समाप्त होती है, अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।